नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम बड़े पैमाने पर आपके उन सवालों को शामिल करते हैं जो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हम तक पहुंचाते हैं। 1 घंटे का पावर पैक शो है, तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा कैसे सकते हैं, सबसे पहले तौर तरीके जान लीजिए। तो करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जहां भी आपको सहूलियत हो अपने सवाल पोस्ट कर देने हैं। सबसे पहले एक नंबर लगातार हम फ्लैश करते हुए आपके सामने लेकर आएंगे। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको पसंद आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए कि शो के दरमियान कॉल करने से बचिए, क्योंकि इस दौरान अगर आप कॉल करते हैं तो कई बार सवाल मिस हो जाते हैं। पहले से अगर आप मैसेज कर देंगे तो हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो एक्स हो चुका है, यहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। और एक सबसे आसान तरीका बता देता हूं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। चलिए, इन सब के बीच में आपको जरा बाजार को भी देख लेते हैं। बाजार में आप देखिए, एक रिकवरी साइन नजर तो आया है। 24,900 के आसपास इस वक्त कारोबार करता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए 125 अंकों की तेजी हरे निशान में। 55,834 के स्तर पे इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आता हुआ। सेंसेक्स भी आज हरे निशान में है, 81,600 के पास कारोबार करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ थोड़ी सी आपको फ्लैटिश कारोबार होता हुआ नजर आएगा। मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप, यहाँ पर बहुत ऐसे मोमेंटम नहीं है जो बहुत बेहतर नजर आ रहे हों। जाहिर है कई सारी वजह हैं, ग्लोबली बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय बाजारों की जो मैच्योरिटी है, आप देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। जरा मार्केट ब्रेथ लेकर आइए, और मार्केट ब्रेथ जब आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि किस तरह से एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो जो है वो मार्केट की इस वक्त की रिकवरी की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। 1511 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और मात्र 1028 शेयर हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ निफ्टी के गेनर्स की भी एक बार आपके सामने लिस्ट लेकर आते हैं। आप देखिए, निफ्टी का टॉप गेनर आज का है इंडसइंड बैंक का, लगभग 5.25% तक की तेजी यहां पर इंडसइंड बैंक में निफ्टी के टॉप गेनर बना हुआ है। इसके अलावा ट्रेंट में देखिए लगभग 0.25% की तेजी यहां पर दिख रही है। मारुति सुजुकी लगभग 0.25% ऊपर है। अहम खबरें आई हैं जिसका इंपैक्ट हमें मारुति सुजुकी में तमाम ऑटो पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है। आप देखिए M&M भी चल रहा है, आइशर मोटर्स भी चल रहा है, बजाज ऑटो भी चलता हुआ नजर आ रहा है। दबाव कहाँ है? TCS आईटी की दिग्गज कंपनी निफ्टी की टॉप लूजर आज की, यहां पर लगभग 1% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट्स लगभग 1% ये भी गिरा हुआ है। JSW स्टील की बात करें तो यहां पर भी लगभग 1% की गिरावट है। इन्फोसिस, अडानी एंटरप्राइजेज और कोटक बैंक में आधे % से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये बाजार का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा, और इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जी जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, सुप्रभात, नमस्कार, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हमारे साथ रेलीगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर VP रिसर्च अजीत मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले बाजार की ये जो हल्की फुल्की आपको रिकवरी नजर आ रही है, ये अजीत जी क्या इशारा कर रही है? आज दिन भर आपको लगता है कि ये कायम रह सकती है अगर कोई बहुत बड़ी खबर नहीं आती है, या लगता है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच अभी फिलहाल बाजार में लेकर चलना होगा? शुक्रिया प्रशांत। प्रशांत देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। जैसा आपने बताया कि अनिश्चितताएं बनी हुई हैं ग्लोबल फ्रंट पे, बावजूद इसके अगर आप देख रहे हैं रिकवरी रीबाउंड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। बट क्या एकदम हम अपोजिट चल सकते हैं, खासतौर से जबकि क्रूड आपके लिए एक सरदर्द बना हुआ है? तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशियस बायस जरूर रखना चाहिए। इंडेक्स में ये 5वां हफ्ता लगातार हफ्ता है जहां पे कि आप एक रेंज में, एक दायरे में काम होते हुए देख रहे हैं, जहां पे कि 24,400-500 लोअर बैंड है, 25,000-25,200 अपर बैंड है। तो अभी के लिए इंडेक्स में तो मुझे लगता है कि आपको इसी रेंज को प्ले करना चाहिए। मींस अपर बैंड के पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढें, और जब भी आप सपोर्ट के पास आए तो फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। बट इन सब के बीच में जैसे आपने बताया कि
अक्रॉस द बोर्ड आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं लॉन्ग साइड के लिए, शॉर्ट साइड के लिए। जैसे कि हाल फिलहाल में हमने देखा कि आईटी में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी जिसने मार्केट को संभालने का काम किया, जबकि बैंकिंग थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड कर रहा था। तो आपको ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है इस तरीके के मार्केट सिनेरियो में, जब तक कि कोई एक डिसाइसिव क्लियर ट्रेंड नहीं मिलता है। और आज क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इवेंट अनफोल्ड होगा, जबकि एफएमसी मीट के आउटकम से ज्यादा कमेंट्री क्या रहती है वो काफी हद तक डिक्टेट करेगी। तो यूएस मार्केट के किस तरीके से इंडिकेशन होंगे कल के सेशन में, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति यहाँ पर अपनाने की सलाह अजीत की तरफ से। हम आगे बढ़ते हैं और दर्शकों से जुड़ना भी शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक चंडीगढ़ से भी जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर? फाइन मैम, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। बताइएगा किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैम ये मैंने LNT परचेज किया हुआ है, 200 है मेरे पास, रेट 2940। तो कीपिंग इन व्यू द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ वॉर इन इराक एंड इजराइल, शुड आई बुक द प्रॉफिट और शुड होल्ड? देखिए प्रॉफिट तो दमदार है, तो सबसे पहले उसके लिए मुबारकबाद। और आप इतना लंबा रुक लिए और इतना कमा भी रहे हैं, तो वॉर हो या ना हो, रणनीति मेरे ख्याल से शायद एक्सपर्ट भी इससे इत्तेफाक रखेंगे, थोड़ा बहुत मुनाफा तो बांध ही लेना चाहिए। बाइंग लेवल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपका नजरिया तो रुकने का था ना इसमें? यस मैम, लॉन्ग टर्म है ना। चलिए गौरांग, थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट बुक करना सही होगा क्या इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। जो भी राय आपके समक्ष निवेश की रखेंगे वो हमारी टीम की राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित या मेरा कोई भी निजी निवेश नहीं है, और ना ही किसी प्रकार का वित्तीय फायदा है, और ना ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, तो हो सकता है उनका निवेश हो। जहां तक इनका प्रश्न है, तो मैं इनको एक चीज थोड़ा अवगत कराना चाहूंगा कविता, कि ये पहली बार नहीं है कि खाड़ी में या पूरे विश्व में तनाव हुआ है। जिस प्रकार की लड़ाई या फिर जो वॉर के संकेत हैं, कुछ सालों पहले इजराइल हमास, अभी इजराइल ईरान, उसके पहले रशिया और यूक्रेन, और उसके पहले कई सारे ऐसे युद्ध हो चुके हैं। तो ये पहली बार नहीं है। और जहां तक मेरा अनुभव रहा है, अगर मैं सही हूं तो हर बार इस प्रकार की जब परिस्थितियां उभरती है जंग को लेकर के, तो या फिर रणनीति जो होनी चाहिए कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, तो किसी घटनाक्रम को लेकर के आपकी लंबी अवधि के जो निवेश है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इनका निवेश L&T पर, ऐसी कंपनी जो कि पिछले कई दशक से लंबी अवधि के लिए निवेशकों को सकारात्मक सा पूंजी मुनाफा खड़ा करके देती है, फैला हुआ कारोबार है इनका। और जिस प्रकार की परिस्थिति है, मुझे तो लग रहा है कि L&T को और भी ऑर्डर स्थानीय मार्केट को तो मिलेंगे, लेकिन विदेशों से भी इनको ऑर्डर मिलेंगे। तो हमारी तो राय खरीदारी की है लंबी अवधि के लिए, और अनुमानित लक्ष्यांक अगर आप हमें पूछते हैं तो फिलहाल करीबन 3800 के पार के लक्ष्यांक है। तो मैं इनको यही कहूँ, और इनका निवेश बहुत ही सकारात्मक स्तर पर। तो पैसे की जरूरत नहीं है, रुपयों की जरूरत नहीं है। और अगर समय सीमा ये और दे सकते हैं, भले छोटी मध्यम अवधि में युद्ध को लेकर के मेरे ख्याल से परिस्थितियां खड़ी हो सकती है, लेकिन हमें लग रहा है कि भारतीय शेयर बाजार सबसे पहले सुधरता है और उभरता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो L&T पर ये राय आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, अपने साथ अगले कॉलर को जोड़ते हैं। हमारे साथ प्रशांत कुमार जी हैं मुंबई से। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरे पास कैनरा बैंक के 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 117, जो मैंने मई 2024 में खरीदी की थी। ओके, 170। मेरा लंबी अवधि का नजरिया है। ठीक है, लंबी अवधि का नजरिया, लंबी अवधि का नजरिया है, इसलिए गौरांग सर मुझे आपके पास ही आना पड़ेगा। लेकिन कैनरा बैंक में पिछले कुछ वक्त से हम दबाव देख रहे हैं, इनकी बाइंग जो है वो 117 रुपए की है। हालांकि पेशेंस है, धैर्य रखना चाहते हैं। हमने PSU बैंकों में पिछले दिनों उतार चढ़ाव में भी एक अच्छा संकेत देखा था। यहाँ से सर कैसा लग रहा है आपको, और खासतौर पर कैनरा बैंक में लंबी अवधि के हिसाब से आपकी क्या राय होगी? प्रशांत भाई, प्रशांत जी को ये कहना चाहूंगा कि पहले तो शेयर बाजार में लंबी अवधि का नजरिया रखेंगे तो बहुत ही सकारात्मक बात होगी, और उसके साथ साथ
धैर्य और जोखिम झेलने की क्षमता, ये भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाक्रम होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, उसी तरीके की प्रतिक्रिया पूरे विश्व भर के शेयर बाजार देते हैं और हमारे भारतीय बाजार भी देते हैं। जहां तक इनका निवेश का सवाल है, कैनरा बैंक में तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से बने रहने की राय है। और एक सकारात्मक बात ये मैं देख रहा हूँ प्रशांत भाई, कि पूरा वित्तीय क्षेत्र जो है वो हमें काफी पसंद आता है। और हमारे देश में, हमारे ख्याल से हम पहले देश है जहां पर हमने इस प्रकार की विकास दर देखी है, इस प्रकार से 3 ब्याज दरों में कटौती देखी, और इस बारी तो सीआरआर में कटौती देखी। और हमारा ये भी मानना है, और हमारी ये भी विचारधारा है कि वित्तीय क्षेत्र आने वाले समय में अच्छा कामकाज करेगा। ब्याज दरें नीचे जा रही, ऋण की मांग बढ़ रही है, जिससे नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो अच्छा आएगा। लगातार पिछले कई तिमाहियों से ग्रॉस नेट एनपीए नीचे आ रहे हैं, जिससे प्रोविजनिंग में सकारात्मक असर पड़ रहा है, बैलेंस शीट और मजबूत बन रही है। तो नजरिया लंबी अवधि का है, बने रहे। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है और गिरावट में अगर फिर से कैनरा बैंक का शेयर 100 रुपए या उससे नीचे आता है, तो थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हैं, ताकि उनका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाए। चलिए, कैनरा बैंक पर ये रणनीति। महेश रावत साहब का सवाल हम यूट्यूब के जरिए लेंगे। इरकॉन में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। और अजीत, मुझे नज़रिया नहीं पता है, इसीलिए हम थोड़ा सा पोजिशनल या शॉर्ट टर्म राय ही लेंगे आपसे। 295 अजीत इनकी खरीदारी है इरकॉन में। देखिए कविता, यहाँ पे हम सबको बताया कि जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई थी रेलवे स्टॉक्स में, उसके बाद एक करेक्टिव फेस उसका हाल फिलहाल में एंड हुआ है। एंड इन द सेंस कि एक डिसाइसिव रिकवरी फॉलोड बाय अ रीबाउंड, अब एक बेस फॉर्मेशन का फेज हमें देखने को मिल रहा है। मेजॉरिटी जितने भी आपके स्टॉक्स रेलवे रिलेटेड काउंटर्स हैं, इरकॉन में भी सेम उस तरीके के ट्रेंड अनफोल्ड हुए हैं। और अब मुझे लगता है करीब 230 से लेकर 40 का जोन, ये एक क्रिटिकल हर्डल होगा। इनकी बाइंग काफी ऊपर की है, मींस इन्होंने हाइस के पास खरीदे थे, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने करीब करीब लास्ट ईयर 2024 में इसी टाइम पे इन्होंने ये बाइंग की थी। तो इतने लंबे टाइम तक उन्होंने होल्ड किया है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी बने रहना चाहिए। और 230 के ऊपर करीब 280 के पास आता है, तो वहां पे डेफिनेटली इनको एक बार दोबारा से पोजीशन को अपना रिव्यू करना चाहिए। इन द इंटरिम 180 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, कि उसके नीचे अगर इस बार गया तो फिर एक लंबे कंसोलिडेशन के लिए स्टॉक सेट हो जाएगा। इरकॉन इंटरनेशनल पर ये सलाह, लेकिन दर्शकों का जुड़ना लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं योर स्टॉक में और बताएंगे आपको कि आपको अपने स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। अजीत और गौरांग हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक और उसके बाद फिर से आपके सवालों पर लौटते हैं। और हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं। हमें ज़रा बताइए कि ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी। और बाजार में हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी तो नज़र आई थी, लेकिन अब फिर से बाजार जो है वो ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ। तो पहले तो बाजार पर राय दीजिए, फिर अपनी कॉल बताइए। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। बिल्कुल मार्केट अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है कंपेयर टू निफ्टी में। हालांकि लोअर साइड में सपोर्ट्स आज के ट्रेडिंग सेशंस में अभी भी इंटैक्ट है। हायर साइड से जरूर हमने कुछ एक मोमेंटम, जो आज का इंट्राडे का जो मोमेंटम था वो फिजल आउट होता हुआ देखा है। बट लोअर साइड में मुझे लग रहा है 27,700 के जो सपोर्ट्स हैं वो जब तक सपोर्ट्स इंटैक्ट हैं, बायस जो है वो पॉजिटिव साइड के रखने चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज पर फोकस करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी एक अच्छे गेन्स होल्ड कर रही है। करीब 170-180 पॉइंट्स तक अप साइड मोमेंटम अभी भी होल्ड होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आज इंट्राडे के लिए 55,470 का एक इंपॉर्टेंट लेवल एज एन सपोर्ट बना हुआ है। मुझे लगता है 55,470 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, पूरी पॉसिबिलिटीज रहेगी ऑन दी हायर साइड में 56,200, 56,500 तक के लेवल्स को चेज करने की। मार्केट की ओवरऑल अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव साइड में है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनती है जब तक सपोर्ट्स होल्ड कर रहे हैं तब तक के लिए। अब बात करते हैं हम आज के लिए स्टॉक ऑप्शंस की। एंड आज ऑटो सेक्टर्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम है। मोस्टली सारे स्टॉक्स जो है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ऑटो सेक्टर से ही स्टॉक चूज किया है M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले एक रिवर्सल मूव अटेम्प्ट किया था स्टॉक ने। करीब 100 DMS के एक अच्छे सपोर्ट्स लिए थे और उसके बाद में एक रिबाउंड
राउंड हमने स्टॉक के अंदर आता हुआ देखा था। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से जो है वो थोड़ा सा एक साइडवेज मोमेंटम था, बट आज अगेन अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ स्टॉक में नजर आ रहा है। एंड साथ ही साथ में कुछ वॉल्यूम्स फर्दर आज इंट्राडे में इनिशिएट होते हुए नजर आया। मुझे लग रहा है एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम M&M में कमिंग डेज में कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। उसी को नजर में रखते हुए 3100 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय करने की सलाह रहेगी, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 32-35 के आसपास में चल रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस से वन एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस एक 13 रुपए का रहेगा और अपसाइड में जो टारगेट्स है वो करीब 73 रुपए तक के लिए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसका लॉट साइज 175 का है। सो मैक्सिमम लॉस होने की पॉसिबिलिटीज स्टॉप लॉस के केस में वो करीब 3850 की रहेगी। वहीं अगर ये अपना टारगेट हिट करता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट 6650 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया करेंगे सचिन आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो M&M ऑटो पॉकेट्स की तरफ से 3100 की कॉल आपको खरीदनी है 35 के प्रीमियम पे, लक्ष्य 73 का, स्टॉप लॉस यहां पर 13 रुपए का। अधिकतम मुनाफा जो है वो 6650 तक का नजर आ सकता है और नुकसान की बात करें तो 3850 तक का हो सकता है। लेकिन यहां पर सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी ध्यान में रखिए। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत है, जोखिम बहुत है, इसलिए सोच समझकर अपनी रणनीति आगे बढ़ाइए और वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की जो सलाह है वो जरूर अमल में लाइए। चलिए इन सब के बीच में बढ़ते हैं आगे और एक और अहम सवाल लेते हैं। वोडाफोन आइडिया पे यूट्यूब के जरिए लवकेश देशमुख का सवाल है और इन्होंने मध्य प्रदेश से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। वोडाफोन आइडिया में इनकी खरीदारी, अच्छा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवकेश, एक बार मैं लेवल्स बता दूं, 13.5 रुपए पे आपने वोडाफोन आइडिया खरीदा है? यस जी सर। ठीक है, हमें बस नजरिया बता दीजिए लवकेश कि आप कितना समय देना चाहते हैं? 1-2 साल दे सकते हैं सर अभी। ठीक है, ठीक है, 1-2 साल देना चाहते हैं अजीत जी और 13.5 रुपए की इनकी खरीदारी है वोडाफोन आइडिया में। वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, ऐसे और भी कई स्टॉक हैं जिनमें लंबा समय देने के बावजूद भी जो है वो बहुत अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिला है। बताइए यहाँ से क्या रणनीति सुझाएंगे आप? बिल्कुल प्रशांत, देखिए आपने बताया कि टाइम केवल एक फैक्टर नहीं हो सकता जिसकी वजह से कि आपको स्टॉक के प्राइसेस दोबारा दिख जाएं अगर स्टॉक फंडामेंटली वीक है, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो यही राय होगी कि इस स्टॉक में एग्जिट करें। नो डाउट नुकसान हो रहा है, बट अगर 2 साल का नजरिया है तो भारतीय एयरटेल जो कि टेलीकॉम का एक लीडिंग प्लेयर है और जहाँ पे कंसिस्टेंसी है, मींस आप देख रहे हैं कि साल दर साल वोडाफोन आइडिया अपना, चाहे वो मार्केट शेयर हो, चाहे ओवरऑल पोजीशनिंग हो, वो लूज करता जा रहा है। वहीं पे उनकी स्ट्रेंथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो नो डाउट नजरिया ठीक है। यहाँ पे शिफ्टिंग की राय होगी, कंसिडरिंग कि अंडर परफॉर्मेंस अभी भी लगता नहीं है इतनी जल्दी सबसाइड होते हुए दिखेगी। गुड आइडिया पर ये सवाल, और इसके बाद यूट्यूब पर से ही अंकित चौहान साहब अपना सवाल पूछना चाहते हैं। गौरांग कोचिन शिपयार्ड खरीदा है इन्होंने 1590 और इसमें ये जानना चाहते हैं कि आगे की रणनीति अब क्या हो। ऑनलाइन पर हमारे साथ नहीं है, यूट्यूब पर हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोचिन शिपयार्ड और इसके साथ साथ अगर इस पूरे स्पेस पर आप अपनी राय भी रखना चाहें और जिस तरह का एक मोमेंटम बना हुआ है और आगे चलकर नई खरीदारी या टाइम होराइजन में बदलाव को लेकर कोई रणनीति इस पूरे स्पेस में और स्पेस के दिग्गज काउंटर्स में। गौरांग, कविता, देखिए हमने पहले भी शायद रक्षा क्षेत्र को लेकर के हमारी चैनल ईटीएन नाउ स्वदेश पर चर्चा भी करी है और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए शेयर में निवेश करते हैं तो आपका नजरिया 3 साल 5 साल या उससे अधिक होना चाहिए अगर आपको वास्तविकता में अच्छा खासा मुनाफा कमाना है। और ये इसलिए आपको इतना लंबा नजरिया न रखना चाहिए क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए समय लगता है। कविता, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लड़ाकू हवाई जहाज 24-48 घंटे में बना लेंगे या फिर कोई भी लड़ाकू समुद्री जहाज या फिर किसी भी तरह की मिसाइल्स या आर्टिलरी गन या किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हमारे रक्षा बलों को जरूरत पड़ते हैं आधुनिक, वो इतनी जल्दी नहीं बनते। लिए इसके लिए है। तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से कोचिन शिपयार्ड पर खरीदारी की रहा है। इनका निवेश बहुत ही सकारात्मक स्तर पर है, जोखिम कम है और हमें लग रहा है कि अगर ये लंबी अवधि के लिए बने रहते हैं तो यहाँ से भी बेहतर मुनाफा इनको हो सकता है।
चलिए, तो आपको रुके रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। बाइंग लेवल्स दरअसल आपके काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लंबा रुकेंगे तो और मुनाफा कमाएंगे गौरांग के एनालिसिस के मुताबिक। योर स्टॉक में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन अजीत मिश्रा हमारे साथ विदा लेना चाहते हैं। जाने से पहले अपने डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे अजीत आप? शुक्रिया कविता। तो देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली कोई भी स्टॉक में होल्ड नहीं करता हूँ, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं। धन्यवाद आपका अजीत। गौरांग, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें योर स्टॉक की अगली कड़ी में भी। और प्रशांत, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार भी हलचल जारी है। बाजार का चेक भी लेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब भी देंगे ब्रेक के बाद। ऑलराइट, तो योर स्टॉक के सेकेंड इनिंग में अब आप सभी का स्वागत है। और इस शो में झटपट आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि सवाल आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9167329108 और इस नंबर पर SMS भी कर देना है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो हम लाइव हैं ही, यूट्यूब पर देख रहे हैं, वहाँ भी सवाल छोड़ सकते हैं। स्टॉक का नाम, आपने किस रेट पर खरीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि नजरिए के हिसाब से आपको जो सलाह दी जाएगी वो भी बदलेगी और इसीलिए टाइम होराइजन हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरांग शाह लगातार हमारी इस पेशकश में। गौरांग, बाजार का भी एक चेक हम ले लेते हैं, जहां पर फिलहाल काफ़ी फ्लैट माहौल होता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्रॉडर इंडिसेस भी अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप के लिहाज से देखें तो वो भी फिलहाल कुछ खास अब पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। एक रेंज बाउंड मूवमेंट फिलहाल इस घड़ी बाजार की चाल में। इंडेक्स वाइज ऑटो फिलहाल हम देख रहे हैं हरे निशान में है, लगभग आधे % के ऊपर। आईटी पर दबाव है, PSU बैंकों का पूरा खेमा हम देख रहे हैं दबाव में है। आज FMCG मेटल्स पर भी दबाव पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। फार्मा काफ़ी फ्लैट और रियलिटी काफ़ी फ्लैट, लेकिन लाल और हनीशी के निशान के बीच में झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक बार मार्केट ब्रेथ भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे और निफ्टी के फिलहाल टॉप गेनर्स पर भी हम बातचीत करेंगे। ओवरऑल 1155 एडवांसेस हैं, 1401 डिक्लाइंस हैं। इंडिया विक्स काफ़ी सपाट है, मेरे ख्याल से ये एक बात हमें फिलहाल नोट डाउन करनी चाहिए। 14 के आसपास यहाँ पर इंडिया विक्स के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। हीट मैप आप स्क्रीन पे पेश करेंगे और हीट मैप के बदौलत अगर हम देखें तो इंडस्ट्री लगभग 3.5% के ऊपर कारोबार में। ट्रेंड में हम देख रहे 1.5% की तेजी पर कारोबार हो रहा है। मारुति सुजुकी, M&M, आइशर मोटर, तमाम ऑटो काउंटर्स देखिए आप काफ़ी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। गौरांग, बाजार की चाल पर मैं सवाल लूँ, मेरे साथ दर्शक भी दरअसल जुड़ चुके हैं, हमें बताया जा रहा है। दीपक है फोन लाइन पर हरियाणा से। दीपक जी नमस्कार। सर मैम बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैंने मैम ले रखे हैं IDFC के शेयर 940। ओके, और रेट बताएंगे सर? परचेज प्राइस है मेरा 76.50 76.50। परफेक्ट। और क्लियरली शॉर्ट टर्म के लिए रखना है? हाँ जी मैम, 2-3 मंथ के लिए। ऑलराइट, चलिए शॉर्ट टर्म पर तो गौरांग यहाँ पर राय नहीं दे पाएंगे हमारे आज के मेहमान, लेकिन गौरांग मैं चाहती हूँ कि फिर भी आप इनको एक मार्गदर्शन दे दें सेक्टर के लिहाज से। और दूसरा, बाजार की चाल पर भी मुझे आपसे सवाल पूछना था। बताइएगा क्या राय, पहले दीपक को। तो देखिए कविता, अगर दीपक जी के पास समय की पाबंदी नहीं है तो हमारी रिसर्च की टीम की तरफ से इकट्ठा करने की यानी कि एक्यूमुलेट करने की राय है। अब दिक्कत यह है कि इनका खरीद का भाव है 75-76 के आसपास, जो कि थोड़ा ऊपरी स्तर पर है। और दूसरी बात, IDFC बैंक के जो नतीजे आए थे वहां पर MFI सेगमेंट को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें थी चौथी तिमाही में और तीसरी तिमाही में। पिछले वित्तीय वर्ष के जो नतीजे आए उसके कारण थोड़ा बहुत दबाव आया। मैनेजमेंट के तरफ से नतीजों के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि पूर्ण प्रयास किया जाएगा इस परिस्थिति को सुधारने के लिए और ग्रॉस नेट NPA प्रोविजनिंग को कम करने के लिए। अगर लंबी अवधि का नजरिया है, अगर समय इनके पास है तो हमारी तरफ से धीरे धीरे करके इकट्ठा, यानी कि अगर ये फिर से, क्योंकि इनका निवेश थोड़ा ऊपरी स्तर पर है, अगर 70 के नीचे और 65 के आसपास आता है कभी भी गिरते हुए बाजार में, तो ये थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं, जिससे इनका निवेश का स्तर थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा। और नतीजों पर ध्यान देना अनिवार्य होगा इस वित्तीय वर्ष के, क्योंकि जो सुधार की उम्मीद है वो शायद आपको दूसरे तीसरे तिमाही से आती हुई दिखेगी। लेकिन ये मैं पूर्ण तरीके से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए बात कर रहा हूं। जहां तक आपका प्रश्न है बाजार के ऊपर, कविता, मेरा मानना है कि पिछले हफ्ते शुक्रवार से जब से ये
परिस्थिति युद्ध को लेकर के खड़ी हुई ईरान और इजराइल के बीच में, तो शुक्रवार को शुरुआत निचले स्तर पर हुई, बंद होते हुए बाजार ऊपर आए हम। सोमवार को भी ऐसा हुआ, मंगलवार को सकारात्मक नजरिया, कल भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ और आज क्षमा चाहता हूँ, शुरुआत अच्छी हुई लेकिन फिर हम दायरे बंद कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार, हमारा मानना है कि आने वाले कुछ समय तक इसी प्रकार से दायरा बंद कारोबार होगा। निफ्टी में निचला स्तर शायद अगर परिस्थितियां और खराब होती है तो 24,600 से लेकर के 24,800 के बीच में, और ऊपर की तरफ जो पड़ाव बन रहा है रेजिस्टेंस के रूप में, यानी कि मुनाफा वसूली हावी हो जाती है, वो करीबन 25,000 25,100 के आसपास। लेकिन इस बीच में पिछले कुछ दिनों से स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक आपको काफी कुछ अच्छी हरकत होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, तो ये है राय आपको बाजार और स्टॉक पर मिलती हुई। इस वक्त हमारे साथ एक नए कॉलर जुड़े हुए हैं, गणेश जी। गणेश जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी गणेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार। पूना से क्या सवाल है आपका? अशोक लेलैंड ना? अशोक लेलैंड। ठीक है, बाइंग प्राइस आपकी 129 है। ठीक, इसके अलावा LIC भी आपके पास है 889 पे। ओके, 889। ठीक है, चलिए इनके दो स्टॉक को लेते हैं। LIC इन्होंने 889 के भाव पे खरीदा है, अशोक लेलैंड 129 के भाव पे खरीदा हुआ है। नीलेश जैन हमारे साथ एक और मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक लेलैंड और LIC दोनों पर राय दीजिए। मैं एक बार लेवल्स बता देता हूँ। 129 के आसपास अशोक लेलैंड में खरीदारी है और 889 के आसपास इनकी LIC में खरीदारी है। दोनों पर राय दीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम अशोक लेलैंड इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से देखें, स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है कि ये 250 के ऊपर निकल सकता है और एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। ऑलरेडी खरीदारी की हुई है तो बने रहें। 226 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहां पर सबसे पहले तो स्टॉप लॉस रखना होगा और लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। और सिमिलरली LIC पर भी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। 920 और 915 तक ये स्टॉक फिसल सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 895 का और पोजिशनल लिहाज से काउंटर 980,000 तक का मुंह दिखा सकता है, बट थोड़ा सा लंबा नजरिया रख के LIC में बने रह सकते हैं। चलिए, तो अशोक लेलैंड में थोड़ा सा लंबा नज़रिया रखने की सलाह दे रहे हैं नीलेश। और चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरज रावत जी का सवाल यूट्यूब के ज़रिए हम लेंगे। और भारत इलेक्ट्रॉनिक गौरांग इन्होंने खरीदारी कर रखी है। बाइंग प्राइस क्लियरली ये कह रहे हैं 35 है, लेकिन गौरांग नज़रिया इनका केवल 6 महीने का है और इनफैक्ट पूछ रहे हैं कि क्या और ऐड किया जा सकता है इन लेवल्स पर। अगर कवरेज में है तो और ऐड करने पर आप सलाह दे सकते हैं गौरांग। देखिए कविता, 6 महीने अभी मैंने टिप्पणी करी कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपका नजरिया 3-4 साल 5 साल है, उससे अधिक का होना चाहिए। अब छोटी अवधि मध्यम अवधि के लिए हम तो सक्षम नहीं है टिप्पणी करने के लिए, लेकिन हमने हाल ही में और हमने हमारे ही चैनल लिटिन ऑफ स्वदेश पर मेरे ख्याल से अप्रैल के महीने में 240 के आसपास गया था, 240-250 के आसपास जब गिरावट थी, तभी हमने हमारे चैनल पर राय दी थी लंबी अवधि के लिए BEL में निवेश करने के लिए। वो आज की तारीख में भी बरकरार है। और ये भी जोड़ना चाहूंगा कि हमारी जो टीम है उन्होंने लक्ष्यांक जो है BEL के बढ़ा करके 440 के पार के किए हैं। लेकिन ये पूरा जो हम राय दे रहे हैं, पूरी राय दे रहे हैं, ये लंबी अवधि के लिए 3-6 महीने के लिए हम तो सक्षम ही नहीं है टिप्पणी करने के लिए। लेकिन हाँ, निवेश सीमा में, निवेश समय में अगर ये परिवर्तन कर सकते हैं और लंबी अवधि का, जैसे मैंने बताया, अगर आप नजरिया रखते हैं तो बने रहें और जोड़ना चाहते हैं तो गिरावट पर आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो ये है राय आपको BEL पर मिलती हुई। डिफेंस क्षेत्र पर जो है गौरांग सर का नज़रिया लगातार वो देते रहे हैं और इस पर काफ़ी बुलिश नज़रिया गौरांग सर का। बढ़ते हैं आगे। हरेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस वक्त वाराणसी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरेंद्र सिंह जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल।
अच्छा, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन NHPC पे राय जानना चाहते हैं। 99 रुपए में इन्होंने 800 शेयर खरीदारी की हुई है। फिलहाल अच्छे खासे नुकसान में है NHPC में, इनके भाव से नीचे है ये स्टॉक का। निलेश, NHPC 99 का भाव, क्या लगता है कि थोड़ा समय दिया जाए तो ये लेवल्स आ सकते हैं, या आपको लग रहा है कि फिलहाल इससे निकल जाने में भलाई होगी आने वाले किसी उछाल में? बिल्कुल, देखिए स्ट्रक्चर वीक हो चुका है यहाँ पर। जिस हिसाब से काउंटर ने 85 का लेवल ब्रेक किया है, एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से काउंटर थोड़ा और वीकनेस दिखा सकता है और 80 तक के लेवल निचले स्तरों पर छू सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो यहाँ पर उछाल पे एग्जिट करने की सलाह होगी। अगर बने रहना चाहते हैं तो 80 का स्टॉप लॉस से थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से अगर बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चल सकते हैं। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन है नेगेटिव बायस के साथ वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा और सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प दर्शक का हम सवाल लेंगे और गौरांग, ये क्लियरली आप ही के लिए पूछा जा रहा है। हमारे दर्शक हैं भारत भूषण अग्रवाल साहब, इन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल भेजा है और बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि मेरे सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ गौरांग शाह सर ही देंगे। बहुत फेवरेट हैं इनके आप और काफ़ी लंबे समय से आपको जो है ये फॉलो भी कर रहे हैं। 5000 से ज़्यादा शेयर्स HDFC बैंक पर लिया हुआ है इन्होंने और यहाँ पर सिंस इंसेप्शन की ये बात कर रहे हैं, इनके पास पड़ा हुआ है। अब ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, किस तरह से अपनी होल्डिंग्स जो हैं ये रिड्यूस कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं? इनकी उम्र बहुत इंटरेस्टिंग है, 82 इयर्स ओल्ड, और मेरे ख्याल से ये हार्डकोर बाजार के एक निवेशक हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट एवरेज एक्विजिशन 365 प्राइस है सिंस इंसेप्शन दिसंबर 1994। इन्होंने अपनी डिटेलिंग दी है खरीद की। एप्रिसिएशन पिछले कुछ समय में कम हुआ है, लेकिन अब ओवरऑल जो है कितना और रुकना चाहिए, ये आप ही से जानना चाहते हैं आगे की रणनीति। भारत भूषण अग्रवाल नाम है इनका। गौरांग, शायद आप संबोधित करना चाहें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, जो भी आपने प्रशंसा की है और जो भी शब्दावली का आपने प्रयोग किया है। और मेरे ख्याल से कविता अग्रवाल जी एक बहुत ही सक्षम और मजबूत उदाहरण है। ये सीनियर सिटीजन है, आप बता रहे थे इनकी उम्र 80 वर्ष की है। तो ये एक बहुत ही मजबूत और सक्षम उदाहरण है, खास करके आजकल के जो युवा पीढ़ी बाजार से जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों की या ज्यादातर युवा लोगों की ये सोच और विचारधारा है कि शेयर बाजार में आप झटपट पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जितनी झटपट आप पैसा बना सकते हैं, खटाखट आप वो पैसा गवा भी सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार इस प्रकार का प्राणी है। और अगर सभी लोग छोटी मध्यम अवधि में ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेते तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व भर में गरीबी नाम की चीज ही नहीं होती। ये मेरी सोच और विचारधारा। जहां तक प्रश्न है अग्रवाल जी का, तो मेरे ख्याल से ये जैसे मैं बता रहा था उदाहरण है कि अगर आपने सक्षम मजबूत कंपनी में लंबी अवधि में अच्छे खासे स्तर पर निवेश किया है तो इस प्रकार की पूंजी खड़ी होती है। आप देखिए किस प्रकार का मुनाफा हो रहा है, क्योंकि जो स्तर पर इन्होंने खरीदा था कई सालों पहले। तो अग्रवाल जी, यही कहना मैं चाहूंगा आपको, हालांकि आपको मैं राय देने तो काबिल नहीं हूं, आप काफी सुलझे हुए निवेशक हैं और आप हमसे उम्र में भी काफी बड़े हैं, आपका औहदा भी बहुत बड़ा है, आपका अनुभव भी हमसे बहुत बड़ा है। लेकिन हमारी रिसर्च टीम की तरफ से 2200 के आसपास के लक्ष्यांक है HDFC बैंक पे लंबी अवधि के लिए। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर HDFC बैंक को भारत भूषण सर को सलाह देते हुए, और अगली बार सर अपना सवाल पूछे तो कोशिश कीजिएगा फ़ोन लाइन पर भी हमारे साथ आप मिल जाएं, क्योंकि आप जैसे निवेशकों से भी हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से ये एक शो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम हर तरह से दर्शकों को मार्गदर्शन देते हैं। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार खबरें भी हैं, स्टॉक स्पेसिफिक डीप डाइव रिसर्च हमारा खास सेगमेंट भी है जहां पर बात होगी एक अनोखे शेयर की। सब कुछ इस ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और लगातार अब आपके सवालों को हम शामिल कर रहे हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे सवाल आप हम तक पहुंचा रहे हैं, ज़रा उनमें से भी कुछ सवालों को अपने साथ हम शामिल करते हैं। तो हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे इरिडा पर राय जाननी चाहिए। इनका नाम अमित है और हालांकि इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी नहीं बताई है। इरिडा में क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। तो बताएं अनिलेश, इरिडा आपको कैसा लगता है इन लेवल्स पे? देखिए, इरेडा में रिसेंटली हमने एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखी थी और उसके बाद लगातार ये स्टॉक दबाव में देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर स्पैन आउट हो रहा है, वीकनेस और थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। स्टॉक अपने 200 लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है और निचले स्तर पर अगर सपोर्ट की बात करें तो वो फिलहाल सपोर्ट नजर आ रहा है 152 के आसपास। तो 152 का सपोर्ट है, तो संभावना काफी ज्यादा है कि स्टॉक यहाँ से थोड़ा और गिर सकता है। तो बेहतर होगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में से लॉन्ग ट्रेड लेने से अवॉइड करें। अगर पोजीशन बनी हुई है तो 162 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, उसके नीचे अगर फिसलता है तो एग्जिट कर जाए लॉन्ग पोजीशन में से। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। गौरांग, आपके एक और फैन का सवाल मैं शो में शामिल करना चाहती हूँ। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं सरोज कुमार तिवारी सर, और स्पेसिफिकली कहा है कि गौरांग जी को ही मेरा सवाल पूछिएगा। मेरा नमस्कार उन्हें। M&M में इन्हें और ख़रीदारी करनी है। 1465 के लेवल पर 50 शेयर लिए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना चाहते हैं। गौरांग, सरोज कुमार तिवारी सर का सवाल है। तो तिवारी जी को भी हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। कविता, देखिए, M&M जहां तक हमारी सोच और विचारधारा है, एक ऐसी कंपनी है जो कि अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोफाइल है इनके पास। हाल ही में जो इन्होंने पैसेंजर व्हीकल में 2 शानदार ईवीज लॉन्च करी, वो काबिले तारीफ है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है विद आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ, आधुनिक फीचर्स के साथ साथ। उसके बाद इनके पास एसयूवीज हैं सभी श्रेणी में। तत्पश्चात उनके पास यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल, मीडियम कमर्शियल व्हीकल और हेवी कमर्शियल व्हीकल। तो ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट का भी साथ इनको बैलेंस शीट पर मिलता है। हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय हमारी टीम के तरफ से, और अनुमानित लक्ष्यांक फिलहाल जो भी नतीजे हमने देखे कविता, उसके आधार पर करीबन 3400 के आसपास के लक्ष्यांक है। अनिवार्य होगा ये भी कहना कि अगर नतीजे अच्छे आए और सकारात्मक रुझान आगे जाते हुए कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कारोबार पे दिखता हुआ दिखा, तो इस लक्ष्यांक को हम परिवर्तन ऊपर की तरफ करेंगे। ये है M&M पर राय आपको मिलती हुई। चलिए, YouTube पर और भी सवाल लगातार लाइव आ रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं दीपक पाहुजा, और वो IDFC फर्स्ट बैंक पर राय जानना चाहते हैं। 76 रुपए के आसपास के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। अनिलेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म का ज़रा नज़रिया बताइए 76 रुपए की बाइंग के हिसाब से IDFC फर्स्ट बैंक पे। देखिए, शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। काउंटर में जिस हिसाब से रीसेंट डेवलपमेंट पॉजिटिव साइड में हमें देखने को मिल रहे हैं, निचले स्तरों से अगर हम देखें तो एक सीरीज ऑफ हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन की यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो जब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक 66, 67 की जोन को ब्रेक नहीं करता है निचले स्तरों पर, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तब तक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 74 से लेकर 76 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, चलिए एक और सवाल यूट्यूब से लेंगे, और रिधिमा मेहरोत्रा का सवाल गौरांग यूट्यूब से आया है। CDSL में खरीदारी कर रही हैं और अगले 3 साल तक रुकना चाहती हैं। 1238 50 जी। गौरांग, कविता, देखिए, क्षेत्र अच्छा है, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो अच्छा तो लगना ही चाहिए। और हमारी सोच और विचारधारा में क्षेत्र पर टिप्पणी करूंगा क्योंकि CDSL पर फिलहाल कवरेज नहीं है। एक कंपनी है जो भी सर्विसेज से जुड़ी हुई शेयर बाजार है, उस पर हमारी कवरेज है, वो है कैंप्स। जहां तक शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार और इस क्षेत्र का सवाल है, देखिए, मैं जो टिप्पणी मैंने रक्षा क्षेत्र के लिए की थी कविता, उसी प्रकार से या उसी स्तर पर अगर आपका ये अनुमान है कि भारतीय शेयर बाजार 3 साल, 5 साल या आने वाले कुछ सालों तक अच्छा कामकाज करेगा,
तो स्वाभाविक है कविता कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां भी अच्छा कामकाज करेगी। फिर वो शायद उदाहरण के तौर पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो, सर्विसेज प्रोवाइडर हो या फिर इंटरमीडिएटरीज, खाली एक ही है। बहुत सारी छोटी मझौली कंपनियां भी इस क्षेत्र में, उससे थोड़ा आपको सावधान रहने की मैं राय दूंगा। जो सक्षम मजबूत कंपनियां हैं उसमें आपको बिल्कुल जाकर के निवेश करते हैं। और सीडीएसएल के लिए एक टेलविंड या फिर एक अच्छा सकारात्मक बात ये भी है कि ये बातें सुनने में आई कि एनएसडीएल का भी आईपीओ बहुत जल्द आएगा, तो ये भी एक सकारात्मक वो कहीं ना कहीं स्टॉक को सपोर्ट करती हुई, इस क्षेत्र को सपोर्ट करती हुई। समय कम है हमारे पास, एक अहम खबर की ओर भी जरा हम बढ़ेंगे, इस वक्त आ रही है। किस खबर और ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट के दम पर इंडसइंड के शेयर में तेजी दिख रही है, शरद दुबे से जरा जान लेते हैं। इंडसइंड बैंक पे देखेंगे तो स्टॉक में तेज़ी भी देखने मिली थी दिन के ट्रेड में, और अब यहाँ पे देखें तो नोमुरा का एक इम्पॉर्टेंट अपग्रेड देखने मिला है। अब ये अपग्रेड जो है न्यूट्रल से बाय रेटिंग पे हो गया और लक्ष्य भी बढ़ा दिया गया है, 700 से 1050 कर दिया है। तो ऑफकोर्स लक्ष्य में भी जो है एक सिग्निफिकेंट टारगेट प्राइस हाइक देखने मिली है। ऑफकोर्स पिछले 2 से 3 महीने में लीडरशिप एग्जिट्स और अकाउंटिंग इश्यूज और एडजस्टमेंट के कारण जो था बैंक न्यूज़ में थी, लेकिन अब ब्रोकिंग हाउस का मानना है कि बैंक ने एक अंडरगॉन एक सिग्निफिकेंट बुक्स जो है क्लीन अप देखने मिली है और वन टाइम प्रोविजंस भी लिया गया है। नियर टर्म स्टॉक परफॉर्मेंस थोड़ी म्यूटेड ज़रूर थी, लीडरशिप एग्जिट थी, लेकिन अगर हिस्ट्री देखा जाए और अलग बैंक के साथ कंपेयर करा जाए तो मीडियम टर्म में कुछ इम्पैक्ट नहीं देखने मिलता है। जो कैपिटल लिक्विडिटी पोजीशन होती है बैंक के ऑपरेशनल पैरामीटर्स देखने के लिए, वो एकदम सही हैं और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल भी है, ब्रोकिंग हाउस का कहना है, खासकर कि रिटेल सेगमेंट में जहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम आगे जाते हुए देखने मिल सकती है। इंटरेस्टिंगली ईपीएस जो FY 27-28 का है वो 14 से 16% और बढ़ सकता है अगर हायर नेट इंटरेस्ट इनकम देखें और लोअर क्रेडिट कॉस्ट देखें। लेकिन अगर बात करें तो एक साल में इंडसइंड बैंक रिटर्न ज़्यादा नहीं आए हैं, 44% का गिरावट जो है रिटर्न्स में देखने मिला। लेकिन अगर मार्च लो से बात करें तो 33% गेंस भी आए हैं। 46 एनालिस्ट ट्रैक करते हैं ब्लूमबर्ग के डेटा हिसाब से, लेकिन यहाँ पे देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट बाई और होल्ड अगर दोनों को जोड़ दें तो 52% एनालिस्ट का राय है कि बने रहें स्टॉक में या खरीदारी करें। सिर्फ 48% जो बचा है वहाँ पे सेल रेटिंग दी गई है। हमने जो है अहम ब्रोकरिंग हाउसेस की जो हाईएस्ट टारगेट प्राइसेस उसको एक बार लाया, उसमें नुवामा और ICICI डायरेक्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स है, दोनों के मेंटेन बाई और इनके टारगेट प्राइस जो है एक 1660 का है और दूसरा 1350 का है। मैक्वारी फॉरेन ब्रोकिंग हाउस 1210 का टारगेट प्राइस है, मेंटेन आउट परफॉर्म का है और आज का रीसेंट अपग्रेड नोमुरा का 1050 का टारगेट प्राइस हो गया और अपग्रेड हुई है न्यूट्रल से बाई की तरफ। चलिए, तो शरद तमाम डिटेल्स पर इंडसइंड पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पर तमाम डिटेल्स देते हुए धन्यवाद आपका। और इसी के साथ योर स्टॉक को भी हमें समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। के साथ मुझे और प्रशांत को भी इजाज़त दे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार बात हुई कमोडिटी बाजार की, मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।